हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू द सरोकार क्लासेस। आई एम आदित्य प्रताप सिंह। फ्रेंड, सबसे पहले तो आज आप लोगों को भी हैप्पी शिवरात्रि। आज शिवरात्रि है फ्रेंड, तो आप लोग भी अच्छे से शिवरात्रि अपनी मनाएंगे। और आई होप आप लोग के यहाँ भी जो मेला वगैरह लगता है हम लोग के यहाँ वो लगता होगा, तो उसको एंजॉय भी करेंगे। ठीक है, तो आज ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए अपनी डिस्कशन को चालू करते हैं। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग द हिंदू का पूरा एनालिसिस करते हैं। उसमें जो एडिटोरियल सेक्शन आता है उसका भी, और जो न्यूज़ सेक्शन आता है उसका भी। तो चलिए डिस्कस करते हैं फ्रेंड। सॉरी फ्रेंड, ज़्यादातर आर्टिकल्स जो हैं वो रसिया और यूक्रेन के अराउंड ही घूमते नज़र आ रहे हैं। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि जैसा कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है इस समय, वो सारे आर्टिकल्स, सारे न्यूज़ ज़्यादातर उसी के अराउंड घूमते नज़र आते हैं। तो फ्रेंड, ये वाला आर्टिकल, ये वाला आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल, ये तीनों आर्टिकल उसी के बारे में है। तो हम लोग इसको एक साथ डिस्कस कर लेंगे न्यूज़ एनालिसिस पोर्शन के साथ। और जो कुछ न्यूज़ पोर्शन में आया है रसिया और यूक्रेन के बारे में, ये सारी चीज़ें हम लोग एक साथ डिस्कस कर लेंगे रसिया और यूक्रेन को लेकर। ठीक है, अगर अभी तक आपने रिसेंट कंट्रोवर्सी में जाके रसिया और यूक्रेन का विवाद नहीं देखा है, या जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है क्यों चल रही है इसे नहीं देखा है, तो आप लोग पहले जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, ताकि आप लोगों को क्लियरिटी हो जाए कि ये पूरा मुद्दा है क्या। ये वाला फ्रेंड क्रिकेट से रिलेटेड आर्टिकल है, एक ओवरव्यू लेंगे। और फ्रेंड, ये वाला आर्टिकल जो है ये सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के बारे में है। अगर आप लोग रेगुलर सरोकार क्लासेस का करंट अफेयर्स सुनते हो या मेरे द्वारा दिया गया करंट अफेयर्स सुनते हो, तो आप लोग अवेयर होंगे कि सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है क्या। और ये फ्रेंड साइबर सिक्योरिटी, ये दोनों आर्टिकल्स हम लोग ने डिस्कस कर रखा है न्यूज़ एनालिसिस वाले पोर्शन में, लेकिन एक ओवरव्यू हम लोग यहाँ पे भी लेंगे। ये वाला आर्टिकल हम लोग को डिस्कस नहीं करना है। तो चलिए चालू करते हैं फ्रेंड। तो इसमें बात क्या की गई है फ्रेंड, पहले इन तीनों आर्टिकल्स को हम लोग देखते हैं। इसमें बात ये की गई है फ्रेंड कि जो रसिया है वो पूरा जो जैसे यूनाइटेड नेशन था, कल हम लोग ने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था। तो जैसे इंडिया को चलाने के लिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वैसे यूएन को चलाने के लिए यूएन का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम लोग यूएन चार्टर बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या हुआ था, हम लोग ने डिस्कस कर रखा था कि यूएन चार्टर होता क्या है, और इसके एक आर्टिकल्स भी हम लोग ने डिस्कस किया था, आर्टिकल 27, जो कि वीटो पावर देता है। ठीक, और फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि अभी तक अगर आप सरोकार क्लासेस के इंस्टाग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हो, तो आप प्लीज़ जुड़ जाओ, क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं प्रोवाइड किए जा सकते, वो वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, और वहाँ पे आप उसका आंसर देके अपने प्रिपरेशन को एक अच्छे मैनर में लेके चल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस समय रसिया जो है वो किसी भी इंटरनेशनल लॉ को मान ही नहीं रहा है। ठीक है, क्यों नहीं मान रहा है, क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि पहले रसिया ने क्या किया। पहले मैं आपको मैप पे लेके चलता हूँ, फिर आप लोगों को अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, ये है फ्रेंड रसिया, ये है यूक्रेन। तो पहले रसिया क्या कह रहा था कि यूक्रेन तुम नेटो में शामिल ना हो, अदरवाइज़ हम लोग तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे। यूक्रेन बेचारा नेटो में शामिल भी नहीं हुआ, क्योंकि फिर उसके पहले ही रसिया, यहाँ पे दो रीजन्स आते हैं यूक्रेन के, एक लुहांस्क रीजन आता है और एक डोनेस्क रीजन आता है। इन दोनों रीजन को रसिया ने इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, और यहाँ पे अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस बिठा दी। मीन्स इसका अपना पहले ही, जब यूक्रेन नेटो में शामिल ही नहीं हुआ, उसके पहले ही रसिया ने ये हरकतें करना स्टार्ट कर दिया, और रसिया का कब्जा लगभग यहाँ तक हो गया। ठीक, और इन दोनों से इसने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर ली, जैसा कि इसने कीव के साथ किया था और 2014 में अपने साथ ले लिया था। उसी प्रकार का कुछ सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रहा था। तब तक रसिया ने क्या किया, फिर और आगे बढ़ के और इसके यूक्रेन के कैपिटल कीव पे हमला बोल दिया। तो इस तरीके से यूक्रेन बेचारा पूरा घिर गया। ठीक, क्योंकि रसिया ऑलरेडी फोर्सेस इसके यूक्रेन के बॉर्डर्स पे बिठा रखा था, केवल इधर के रास्ते जो थे वो इसके लिए खुले हुए थे। तो इसके चलते दिक्कत क्या हुई कि रसिया ने जब इन दोनों रीजन्स को इंडिपेंडेंट घोषित करके अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस को यहाँ पे बिठा दिया इसने, तो फिर यूक्रेन ने समझा कि अच्छा चलो ये ठीक है, अब हम लोग इसी के लिए लड़ाई करेंगे। उसके दूसरे ही दिन इसने कीव पे हमला बोल दिया, पूरे कंट्री को अपने हाथ में लेने के लिए। और उसके बाद ऊपर से ये भी बोल रहा था कि ये कोई मीन्स हम लोग हथियाना नहीं चाह रहे हैं, एक मिलिट्री ऑपरेशन है, जो आपके यहाँ हमारे थ्रेट्स बैठे हैं उनको बाहर भगाने के लिए। ठीक, अब ये कीव पे हमला बोल दिया और बोला अगर कुछ खून खराबा होता है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होगे, यूक्रेन होगा, अदरवाइज़ आप अपनी फोर्सेस से बोल दो कि हथियार त्याग दीजिए। तो इसके चलते यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट साहब हुए, जेलेंस्की साहब, ये भी आ गए पब्लिक के बीच में आर्मी के ड्रेस में, और इन्होंने बोला कि मेरे दादाजी जो थे, वो एक ज्यूइश थे, और उन्होंने जर्मन आर्मी के साथ लड़ाई की थी, मीन्स हिटलर के खिलाफ में। ठीक,
तो इस तरीके से मुझे उन पर प्राउड है और मैं भी अपनी कंट्री को बचाने के लिए अब लड़ूंगा। तो इस तरीके से अब रसिया फंस गया एक सिचुएशन में। वो सिचुएशन क्या हुई, रसिया ये फंस गया फ्रेंड कि अगर हम यूक्रेन के प्रेसिडेंट को या यूक्रेन के प्रेसिडेंट इस वार में शहीद हो, मतलब अगर उनकी जान जाती है इस वार में, तो वो शहीद कहे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो देश के लिए लड़ रहे हैं और आर्मी ड्रेस में लड़ रहे हैं, ठीक है। और इस तरीके से वो शहीद माने जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए वो नहीं मरे तो फिर क्या होगा, वो इतने ज़्यादा महान हो जाएंगे यूक्रेन में, क्योंकि इस सिचुएशन में जब वो ऐसा काम कर रहे हैं इसलिए वहाँ की जनता उन्हें बहुत महान समझेगी। तो रसिया यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट साहब थे ये आ गए ग्राउंड पे अपने आर्मी के साथ, अपने सिटीजन के साथ। हम लोग ने वीडियो भी देखा था किस तरीके से बोल रहे थे कि हम लोग जब साथ हैं तो हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है, ठीक है। तो अब ये आ गए आर्मी के साथ, अपने सिटीजन्स के साथ। फिर ये अपने सिटीजन्स को ट्रेनिंग देने लगे। ट्रेनिंग क्या देने लगे कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो आप भी गन वगैरह चलाना सीखिए। और उनको कुछ हथियार भी ये लोग प्रोवाइड कराने लगे, ठीक, यूक्रेन वाले अपने सिटीजन्स को। और इन्होंने एक गाइडलाइन जारी कर दिया। इन्होंने कहा कि 60 साल से नीचे के लोग देश छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि ये लोग यंग हैं और ऐसे ही लोगों की हमें ज़रूरत है रसिया से लड़ने के लिए। इससे भी एक स्टेप आगे बढ़कर अब ये लोगों ने क्या किया है कि अपने सिटीजन्स को ये लोग तैयार कर रहे हैं साइबर अटैक के लिए, ताकि रसिया पे साइबर अटैक करके ये लोग ये वार जीत सकें, ठीक। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन ये बनी हुई है। तो अब रसिया इनके ऊपर हमला बोल रहा है और इसके चलते बहुत सारे नुकसान आ रहे हैं, रसिया को भी, पूरे वर्ल्ड को नुकसान आ रहे हैं। और सिचुएशन पूरा वर्ल्ड वॉर 3 की बनी हुई है जी, क्योंकि यूनाइटेड नेशन किस लिए बना था, ये वार रोकने के लिए बना था, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसी के चलते ये देखिए आप, ये बोल रहा है यूनाइटेड नेशन के चीफ बोल रहे हैं, जो किसको हमने डिस्कस किया था, ये भी कौन है इस समय, एंटोनियो गुटेरेस साहब हैं। ये बोल रहे हैं कि यूक्रेन के साथ जो लड़ाई हो रही है इसको स्टॉप करिए। तो स्टॉप तो करिए, सिर्फ बोलने से थोड़ी ना स्टॉप हो जाएगी, उसके खिलाफ कोई एक्शन उठाना पड़ेगा। क्योंकि आपकी ना तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ना कुछ कर रही है, वहाँ पे आधा से ज़्यादा कंट्रीज़ अपने आप को अब्सटेन कर ले रही हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक। तो इस तरीके से जर्मनी बोल रहा है कि इंडिया ने तो चलिए ठीक है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जहाँ पे सिर्फ 15 मेंबर्स थे वहाँ पे अपने आप को अब्सटेन कर लिया। अब जब जनरल असेंबली में मुद्दा पहुँचेगा तो वहाँ पे अपने आप को वोटिंग से कैसे अब्सटेन करोगे आप। और प्राइम मिनिस्टर साहब इंडिया के 4 मिनिस्टर्स को भेज दिया है इन्होंने, कहाँ पे, यूक्रेन पे, अपने बच्चों को वापस लाने के लिए। जो वहाँ पे बच्चे पढ़ने गए थे हमारे कंट्री से, उन लोगों को वापस लाने के लिए। हमने वही देखा था कि वहाँ के बच्चे किस तरीके से परेशान हैं और ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों को ला दिया गया है यहाँ पे। लेकिन हमारे जो और भी सिटीजन्स वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको लाने की बात की जा रही है। तो सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि कैसे इन लोगों को लाया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये एक ऑपरेशन है, ठीक है। यूक्रेन से अपने सिटीजन्स को, अपने बच्चों को निकालने का एक ऑपरेशन है जो कि ऑपरेशन गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक। ये ऑपरेशन गंगा आपसे एग्जाम में पूछ सकता है क्या है, तो ये एक ऑपरेशन है जो कि यूक्रेन से अपने स्टूडेंट्स को और अपने सिटीजन्स को लाने की बात की जा रही है। तो उसी के चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहाँ भेजा गया है, एक तो रोमानिया और मोल्दोवा जो है, 2 रीजन, वहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया को भेजा गया है, ठीक है। अब रोमानिया और मोल्दोवा कहाँ है ये आप लोग इसमें देखिए। मोल्दोवा ये है यूक्रेन से जस्ट सटा हुआ, और रोमानिया ये है। इन दोनों इन दोनों की जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को दी गई है, ठीक है। अब आप यहाँ पे आइए फिर और देखिए यहाँ पे किरण रिजिजू साहब को कौन सा रीजन दिया गया है, स्लोवाकिया दिया गया है। अब स्लोवाकिया कहाँ है फ्रेंड, तो ये यहाँ पे है, ठीक है। तो अब आप लोग देखेंगे कि फिर अब आगे क्या होगा, आगे होगा हरदीप सिंह पुरी साहब को कौन सा दिया गया है, हंगरी, और जनरल बीके सिंह को कौन सा दिया गया है, पोलैंड, ठीक है। तो जनरल बीके सिंह को, 1 सेकेंड फ्रेंड, सॉरी, तो फ्रेंड इनको हंगरी दिया गया है, मींस एक लोगों को दिया गया है हंगरी और एक लोगों को दिया गया है पोलैंड, ठीक है। तो हमने आपसे बताया था ना कि इधर बेलारूस रसिया का मित्र है, तो रसिया की फोर्सेस यहाँ पे भी हैं, रसिया की फोर्सेस अपने यहाँ तो हैं ही, यहाँ क्रीमिया वाला रीजन भी रसिया का है, यहाँ पे भी इसकी फोर्सेस हैं। तो इस तरीके से केवल यूक्रेन के पास यही चीज़ें बचती है। कोई हेल्प प्रोवाइड कराना चाहता है तो भी इधर से आएगा, अगर इसके लोग भागना चाहते हैं तो भी इधर से भागेंगे। तो इस तरीके से जब हमारे जो स्टूडेंट्स हुए वो जब अलग जाना चाहे तो उनके साथ क्या हुआ कि जब वो अलग जाना चाहे वो लोग, तो वो इन्हीं कंट्रीज़ में भाग के चले गए। तो इसीलिए हमारे यहाँ से ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है, जो फंसे हुए स्टूडेंट्स हैं उनको लाने के लिए, ठीक है।
तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। तो किसको किसको भेजा गया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब को भेजा गया है, ठीक है, एक किरण रिजिजू साहब को भेजा गया है, हरदीप सिंह पुरी को और बीके सिंह को। ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड, लेकिन आप ऑपरेशन गंगा जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड कराने की, जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला है। और जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको भी हम लोग ने ऑलरेडी जो हेल्पलाइन नंबर वगैरह है उसको ऑन कर रखा है कि आप कभी कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो। और भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाने की भी कोशिश कर रहे हैं, और जो प्राइवेट एयरक्राफ्ट हैं वो भी हम लोग की मदद कर रहे हैं, जैसे इंडिगो हो गया, जेट एयरक्राफ्ट हो गया, सारे मतलब इन लोगों को, हमारे सिटीजन्स को ला रहे हैं, ठीक है। और जर्मनी बोल रहा है कि अब देखते हैं इंडिया अपने आप को बचाता कैसे है इस सिचुएशन से, जब उसको वोटिंग करनी पड़ेगी, चाहे वो रसिया के मीन्स सपोर्ट में करे या तो अपोज में करे। तो इतना आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और ये हम लोग ने डिस्कस किया फ्रेंड कौन कौन से गए हैं मिनिस्टर्स, ठीक है। और ये ऑपरेशन गंगा है टू रेस्क्यू इंडियंस हु हैव बीन एबल टू फ्ली वॉर हिट यूक्रेन, ठीक है, जो मतलब भाग गए हैं वहाँ से वॉर होने की वजह से, उनको लाने की मतलब कोशिश की जा रही है ऑपरेशन गंगा के थ्रू, ठीक है। और ये फ्रेंड यूक्रेन जो है वो यूरोपियन यूनियन में शामिल होने जा रहा है। तो यूरोपियन यूनियन क्या है फ्रेंड? यूरोपियन यूनियन में इस वक्त कितनी कंट्रीज़ हैं इस वक्त फ्रेंड? तो इस वक्त यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर्स हैं? 27 मेंबर्स हैं। पहले कितने थे? पहले 28 मेंबर्स थे फ्रेंड। तो बाद में किसका एक मतलब सिचुएशन अराइज हुआ था जिसको हम लोग ने ब्रेग्जिट के नाम से जाना था। तो ब्रेग्जिट का मतलब क्या था? ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट, उसी को हम लोग ब्रेग्जिट बोले थे। उसी के बाद से 27 कंट्रीज़ हैं इसमें। तो इनके साथ शामिल होना चाह रहा है। कब शामिल होना चाह रहा है? जैसा कल हम लोग ने डिस्कस किया था ना कि बेलारूस के बॉर्डर पे इन दोनों की मतलब यूक्रेन तैयार है रसिया से बात करने के लिए। तो पहली बार बात करने के बाद अब वो यूरोपियन यूनियन के साथ मिलना चाह रहा है, क्योंकि नेटो ने उसका साथ जब छोड़ दिया तो इस तरीके से, ठीक। तो इस तरीके से अब ये दूसरों के हाथों में जा रहा है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो और फिर क्या हुआ था फ्रेंड? कल हम लोग ने ये भी डिस्कस किया था कि यूनाइटेड नेशन में जो मतलब यूएसए है और यूरोपियन यूनियन के एलाइज हैं उसके, उन लोगों ने क्या सोचा है? उन लोगों ने सोचा है कि स्विफ्ट जो है एक फाइनेंशियल सिस्टम है, उससे हम लोग रसिया को बाहर निकाल देंगे, तो इससे उसको बहुत ज़्यादा अंतर पड़ेगा। तो आप लोग देख रहे होंगे रसिया ऑलरेडी धज्जियाँ उड़ा रहा है सारे इंटरनेशनल लॉज की, और अभी भी नहीं मान रहा है। और यहाँ तक कि ये लोग सिर्फ कह रहे हैं कि अब वार रोकने की ज़रूरत है, ठीक। तो वार रोका कैसे जाए इन लोगों को ये नहीं पता, सिर्फ बोल रहे हैं रोका जाए, ज़रूरत है, ठीक है। तो ज़रूरत तो है, ये तो सबको पता है, लेकिन रोका कैसे जाए ये किसी को नहीं पता है। तो अब हम लोग देखते हैं स्विफ्ट क्या है। कल हम लोग ने डिस्कस भी कर रखा था, लेकिन जब अभी ये रिसेंट न्यूज़ में है तो एक बार और डिस्कस कर लेते हैं एकदम क्लियर मैनर में। तो ये यूरोपियन यूनियन, यूएस, यूके और इसके जो कुछ एलाइज हैं उन लोगों ने क्या किया है, वो लोग एग्री हो गए हैं कि रसियन बैंक्स को, कुछ रसियन बैंक्स को स्विफ्ट से हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। मतलब यूरोपियन यूनियन, यूएस, यूके और इसके कुछ एलाइज वो लोग एग्री हो गए हैं कि कुछ रसियन बैंक्स को हम लोग स्विफ्ट से एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। अब स्विफ्ट क्या है? एक इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है जो कि तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा यूज़ किया जाता है। अब स्विफ्ट का फुल फॉर्म मैंने भी आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। ये एक सिक्योर प्लेटफॉर्म है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, ठीक, कि वो अपना इन्फॉर्मेशन जो है ग्लोबल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मीन्स जैसे आप कोई मनी ट्रांसफ़र करते हो ना, तो उसका इन्फॉर्मेशन स्विफ्ट रखता है, ठीक है। स्विफ्ट खुद जो है वो आपका मनी नहीं मूव करेगा, स्विफ्ट आपका मनी खुद नहीं मूव करेगा, ये एक इंटरमीडियरी की तरह काम करेगा, ठीक है, मिडिल मैन की तरह काम करेगा कि आपका जो इन्फॉर्मेशन, जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। इसके साथ इस समय 11,000 बैंक्स और 200 कंट्रीज़ के आसपास कंट्रीज़ जुड़ी हुई हैं। तो अगर रसिया को इससे बाहर निकाल दिया गया तो कंट्री की इकोनॉमी को तो फ़र्क पड़ेगा ही रसिया के, क्योंकि वहाँ पे कम इन्वेस्टर्स जाना चाहेंगे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है फ्रेंड, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जब मैं ये पढ़ रहा था फ्रेंड तो मैं भी आश्चर्यजनक हो गया, मैं चौंक गया कि ये आखिर मतलब इतना ज़्यादा रसिया आगे है। रसिया को आप लोग देखिए अगले मतलब पिछले 7 सालों से रसिया ऑलरेडी दूसरा सिस्टम यूज़ कर रहा है, एक SPFS सिस्टम फॉर ट्रांसफ़र ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस। ये भी एक इक्विवेलेंट है स्विफ्ट फाइनेंशियल ट्रांसफ़र सिस्टम की तरह ही है, SPFS, ठीक है। ये स्विफ्ट फाइनेंशियल
फाइनेंशियल ट्रांसफ़र की तरह ही है। तो अगर हम लोग स्विफ्ट से रसिया को हटा देते हैं तो हो सकता है कि उसने कुछ सोच रखा हो SPFS के बारे में, तभी वो ऐसा कदम उठाया हो। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं रसिया अभी सिचुएशन अराइज नहीं हुई थी, स्विफ्ट के बारे में हम लोग को पता भी नहीं था क्या होता है, लेकिन रसिया ने सोच रखा था कि अगर हम यूक्रेन के साथ वार करेंगे तो हमारे स्विफ्ट का जो हमको हमारे बैंक को स्विफ्ट से हो सकता है एक्सक्लूड कर दिया जाए। तो इससे पहले ही उसने SPFS बना रखा था। तो आप लोग सोच सकते हो कितने आगे का रसिया सोचता है, और इसी के चलते उसको फ़ायदा भी मिलता है फ्रेंड। जैसे कि हमारे नरेंद्र मोदी साहब जी द्वारा अभी बोला गया है यूक्रेन और रसिया में वार होने के बाद कि अब हम लोगों को भी, क्योंकि हम लोग दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो है वो वेपन्स वगैरह इंपोर्ट करते हैं। ये किस चीज़ से पता चलता है? एक सिप्री रिपोर्ट आती है फ्रेंड, इसके थ्रू हम लोगों को पता चलता है। तो UAE के बाद हम लोग सब दूसरे नंबर पर हैं, सऊदी के बाद हम लोग दूसरे नंबर पर हैं कि सबसे ज़्यादा हथियार इम्पोर्ट करते हैं। तो मोदी साहब ने बोला है कि अब हम लोगों को खुद से भी हथियार बनाने की ज़रूरत है, ताकि अगर ऐसी सिचुएशन हमारे यहाँ राइज हो जाए तो उससे हम लोग टैकल कर सकें अपने आप को। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि रसिया मतलब बहुत सारे सैंक्शन से इस समय जूझ रहा है, और उसकी जो फ्रेंड मींस जो उसकी करेंसी है रूबेल, वो इस समय बहुत ही डिवैल्यू हो गई है। ठीक है, $1 में फ्रेंड लगभग 180 मतलब 180 के आसपास आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डिवैल्यू हो गई है, और उससे अपने रुपये पे भी फ़र्क पड़ रहा है फ्रेंड। और अपनी रुपये इस समय 75 रुपये के आसपास हो गई है। ठीक है, $1 में 75 रुपये के आसपास। तो आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि ये पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, अगर ऐसे सैंक्शंस रसिया पे लगते हैं, क्योंकि रसिया भी जो है वो वेपन सप्लाई करता है, तो हम लोग के कुछ डील्स ऑलरेडी रसिया के साथ चल रहे हैं। तो जब रूबेल की जो वैल्यू है वो वैल्यू होगा, तो इससे हमारे कंट्रीज़ पे भी फ़र्क पड़ेगा, हमारे करेंसी पे भी फ़र्क पड़ेगा। और जो यहाँ से ऑयल वगैरह इंपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट होते थे रसिया से, तो उससे क्या होगा फ्रेंड कि इनके जब मतलब इनकी करेंसी जब डिवैल्यू हो जाएगी तो ऑयल वगैरह कम एक्सपोर्ट कर पाएंगे ये लोग, और ऑलरेडी सैंक्शंस लग जाएंगे तो बहुत ही कम ही कंट्रीज इनसे ऑयल वगैरह खरीदेंगी। तो इसलिए जो ओपेक कंट्रीज़ होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ जो होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, इनका जो ऑयल एक्सपोर्ट होगा वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसे में ऑयल का प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ सकता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हमें जो है इस सिचुएशन से पहले ही सतर्क होने की ज़रूरत है, जैसे कि रसिया पहले ही था SPFS बना के। तो इसने क्या किया, हम लोगों को क्या करना है कि जो हमारा साउथ वाला रीजन है, इसमें हम लोग कुछ रिजर्वायर्स बना रहे हैं, मीन्स जिसमें हम लोग जो है तेल लाके और यहाँ पे रिज़र्व में रखेंगे, ताकि जब अगर कभी वार की सिचुएशन बनती है तो हम लोगों का जो प्राइस है ऑयल का वो ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज़ ना हो पाए। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा स्टेप है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि कहाँ कहाँ रिजर्वायर्स बन रहे हैं साउथ इंडिया में। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टर्की बोल रहा है फ्रेंड कि हम लोग रसिया पे कुछ जो है, अब रसिया को एक्सेस उतना ज़्यादा नहीं देंगे, उसके वारशिप्स को उतना ज़्यादा एक्सेस नहीं देंगे। ठीक है, ये फ्रेंड एक एयरक्राफ्ट है जिसके बारे में आप लोगों को पता होगा शायद, AN-225 एयरक्राफ्ट है, जिसको हम लोग मारिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये 32 व्हील्स का है। ये एक बहुत ही बड़ा एयरक्राफ्ट है फ्रेंड। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा सामान, बहुत ही ज़्यादा कार्गो के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, और ये बहुत ही क्रूशियल टाइम में हम लोगों की हेल्प भी किया है। तो अब ये क्या हुआ है, अब ये ब्लास्ट हो गया है। ठीक है, इस वार के चलते ये ब्लास्ट हो गया है फ्रेंड। तो इससे बहुत सारी दिक्कतें भी देखने को मिल रही हैं, और ये 6 इंजन के साथ 84 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, 84 मीटर लॉन्ग है और 6 इंजन है इसमें। तो इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है, आफ्टर रशियन अटैक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्गो प्लेन में नेवर फ्लाई अगेन। सबसे एशिया का फ्रेंड, सबसे मतलब वर्ल्ड का आप बोल सकते हो सबसे लार्जेस्ट कार्गो प्लेन था। अभी मैं आपको बताता भी हूँ आगे कि कितना ज़्यादा सामान ये ले जा सकता था। ठीक है, इसको हम लोग मारिया के नाम से भी जानते हैं। AN-225 एयरक्राफ्ट वैसे जाना जाता है, एंटोनोव AN-225 एयरक्राफ्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्गो एयरक्राफ्ट है। ठीक है, ये डिस्ट्रॉय हो गया है अटैक में, जो कि कहाँ पे, यूक्रेन के एक एयरपोर्ट पे। ठीक है, इसको हम लोग कोसैक के नाम से जानते हैं, जो कि एक कोड है। ठीक है, एक कोड है, ऑपरेटिंग कोड है किसका, नेटो का। नेटो का एक ऑपरेटिंग कोड है, इसी के नाम से, कोसैक के नाम से भी इसको जाना जाता है। और कुछ लोग इसको यूक्रेन में इसको मारिया और या तो द ड्रीम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके चलते होता क्या है फ्रेंड कि ये जो है 6 इंजन के साथ 84 मीटर लॉन्ग है।
ठीक। और इसमें 32 व्हील्स हैं और लैंडिंग गियर भी है, ठीक है। ये पहली बार कब उड़ा था? दिसंबर 21, 1988 में, ठीक है। पहली बार ये कब उड़ा था? 21 दिसंबर 1988 में। और ये अपने इंडिया में भी एक बार लैंड कर चुका है, जब ये ऑस्ट्रेलिया जा रहा था तो उसी के बीच में हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पे ये लैंड भी कर चुका है एक बार, ठीक है, जब ये ऑस्ट्रेलिया जा रहा था तब। और ये कोविड-19 के टाइम पे इसने बहुत सारी हेल्प प्रोवाइड कराई थी, बहुत सारे मास्क को, बहुत सारे जो मेडिकल मींस जो वैक्सीन्स वगैरह और लेबोरेटरी किट्स वगैरह, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स वगैरह, ठीक है, जिसको हम लोग पीपीई बोलते थे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इनको इधर से उधर ले जाने में बहुत सारा हेल्प इसने प्रोवाइड कराया था। तो अब ये मींस क्रैश हो गया है, क्रैश नहीं बोल सकते, ब्लास्ट हो गया है इसी वार के चलते यूक्रेन के एक एयरपोर्ट पे, ठीक है। तो आप लोगों से इसका नाम पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उडुपी की गर्ल्स फ्रेंड, हम लोगों ने हिजाब रो कंट्रोवर्सी देखा था। उडुपी एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, जहाँ पे 6 लड़कियों को स्कूल के अंदर जाने से रोक दिया गया था। तो वो पूरा कंट्रोवर्सी बन गया था। अगर आपको जानना है तो आप रिसेंट कंट्रोवर्सी वाले प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो हिजाब रो कंट्रोवर्सी। वो लोग लड़कियां क्या की हैं कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने से अब वो लोग मना कर रही हैं, बिना हिजाब के ये लोग प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं देंगी। तो ये आप लोग माइंड में रख सकते हो, ठीक है। आईपीसीसी ने वार्न किया है फ्रेंड, ठीक है, कि मल्टीपल क्लाइमेट हजार्ड्स हो सकते हैं, ठीक। तो आईपीसीसी क्या होता है, पहले तो आप लोगों को ये जानना होगा। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक। आईपीसीसी जो है वो 1988 में बना था, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जनेवा में है, ठीक। ये 1988 में बना था फ्रेंड। और किसके द्वारा बनाया गया था? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है। और इसको लेटर जो है यूएन की जो जनरल असेंबली है उसने इंडोर्स किया था। तो हमने कल ये पूरा यूएन के बारे में जब डिस्कस किया था तो वहाँ पे जनरल असेंबली क्या होती है, कितने इसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूएन के, सब डिस्कस किया था। तो आप वो कल वाली वीडियो देख सकते हो, ठीक है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, जो कि एक क्या है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है यूनाइटेड नेशन की, ठीक। यूनाइटेड नेशन की एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। तो किसकी बॉडी है आपसे पूछ सकता है, तो यूनाइटेड नेशन की। बनी कब थी? 1988 में। किसके थ्रू? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। फिर बाद में इसको इंडोर्स किया गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के थ्रू, ठीक है। सॉरी फ्रेंड, इसका रिपोर्ट आया है। उस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि अभी जो है 2 दशकों से ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और सी का लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जब ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होती है फ्रेंड तो बर्फ़ वगैरह पिघलती हैं, फिर वो सीज़ में आती हैं तो सी का लेवल ऊपर जाता है तो बाढ़ वगैरह ज़्यादा आती है, ठीक है। तो यही ये बात बोल रहा है, अगर आप सिंपल मैनर में समझें तो, ठीक। तो इससे बहुत सारे जो है सीवियर इम्पैक्ट्स होंगे, ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। और ये इरिवर्सिबल है फ्रेंड, ठीक है। अगर आप देखिए जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए तो खैर ठीक बात है कि हम लोग कार्बन का यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, चलिए ठीक है। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी तो कभी ना कभी कार्बन का यूज़ किया होगा, तभी तो आज वो डेवलप्ड हैं। तो अब डेवलप्ड हो चुकी हैं, तब वो लोग बोल रही हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को कि भाई साहब आप लोग कार्बन का यूज़ कम करो। तो आपने भी तो कार्बन का यूज़ करके डेवलप हुआ है, तो हम लोग भी एक आपके लेवल में आ जाएँ, फिर हम लोग बंद कर देंगे, ऐसा बोला जाता है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फ्रेंड सबकी होती है, ठीक है। तो अब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको एकदम से कम कर देना चाहिए और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इनको भी कुछ कंट्रोल करना चाहिए कुछ हद तक। तो इस तरीके से हम लोग एक अच्छे मैनर में चल पाएंगे। तो ये क्या बताता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ 95% जो होता है ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से होता है। तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ज़्यादा होता है फ्रेंड कार्बन का एमिशन, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि अगर किसी को पास में ही जाना होता है तब भी वो बाइक से जाएगा, ठीक है। अब साइकिल का यूज़ कितना ज़्यादा कम हो गया है, तो हम लोग इको फ्रेंडली बन ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग 8 लाख सालों से कार्बन के एमिशन पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो इसकी वजह से हुआ क्या है कि पिछले 40 सालों से लगभग ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगा है कार्बन। तो इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें झेलने को मिल रही हैं, जैसे कि जैसे फ्लड वगैरह आ जा रहे हैं हमारे कोस्टल एरियाज़ में, तो वहाँ के लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलने को मिल रही हैं। तो यही था आईपीसीसी, इसने कंसर्न जताया है कि आने वाले समय में बहुत सारे क्लाइमेटिक चेंज हो सकते हैं, बहुत सारे
हजार्डस एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं। ठीक है, ये फ्रेंड बहुत ही एक अच्छा स्टेप बोल सकते हैं आप। इसमें कुछ स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाएगा। पहले तो कुछ जो मतलब टैलेंटेड एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके द्वारा सिलेक्ट किया जाएगा कुछ स्टूडेंट्स को, फिर मतलब 200 प्रपोजल्स जो होंगे उनको शोकास्ट किया जाएगा और उसके थ्रू बच्चों को हेल्प प्रोवाइड किया जाएगा कि वो अपना जो एंटरप्रेन्योरशिप माइंड है उसको दिखा सकें। ठीक है, तो और ये फ्रेंड एक बहुत ही अच्छी बात बोली गई है कि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया है, एक लॉन्च किया गया है एक सिस्टम कि उसके थ्रू QR कोड जनरेट किया जाएगा और इसके थ्रू आप फीडबैक दे पाओगे पुलिस को। ठीक है, तो आप पुलिस को फीडबैक दे पाओगे कि आपका काम कैसा है। तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है फ्रेंड। अभी फ्रेंड हमारे यहाँ इलेक्शन जब थे तो अब की बार क्या था कि अगर कोई 80 ईयर से अबव है तो उसके यहाँ जो BLO होते हैं वो जाएंगे और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे और फिर उसका वोट घर पे ही पड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरे यहाँ मेरी दादी जी का उम्र जो है वो 80 सालों से ऊपर है, लेकिन मेरे यहाँ BLO नहीं आए। तो जब मैं इस न्यूज़ को पढ़ रहा था फ्रेंड तो मैंने उनके पास फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि भाई साहब मुझे नहीं पता था कि ऐसा है और मैंने वोटर लिस्ट के हिसाब से दे दिया। हालांकि मेरी दादी जी का पैर भी फ्रैक्चर था उस टाइम पे, तो मैं और परेशान था कि उनका वोट घर पे ही पड़ जाए। तो मैंने इलेक्शन कमीशन में एक कंप्लेंट डाली। अब कंप्लेन के दूसरे ही दिन इलेक्शन कमीशन के थ्रू एक मैसेज आ गया कि निस्तारित करें। ठीक, मीन्स सॉल्व करें इस प्रॉब्लम को, और ये फॉरवर्ड किया गया था। अब किसको फॉरवर्ड किया गया था ये भी उसमें नहीं दिया हुआ था। और फिर मतलब क्या लिख के भेजा गया था कि कितने टाइम में, कुछ टाइमलाइन होनी चाहिए, वो भी नहीं दिया गया था कि हाँ इतने टाइम में आप इसका सॉल्यूशन दीजिए। और उसके 3 दिन बाद ही मेरे यहाँ इलेक्शंस थे। तो हुआ क्या फ्रेंड, फिर दूसरे दिन क्या हुआ, फिर आ गया कि आपका जो कंप्लेन है उसका सॉल्यूशन हो गया है, मतलब वो अब आपका रिजॉल्व हो गया है। जबकि मुझसे पूछा ही नहीं गया कि मेरी प्रॉब्लम थी, तो मुझसे पूछा ही नहीं गया कि हाँ आपका मतलब जो कंप्लेन आपने डाला था क्या आप सहमत हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ काम होता है। तो अभी आप देख रहे होगे एक बहुत ही अच्छा स्टेप इसलिए लगा फ्रेंड, दिल से फील हो गया, तो इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को। ये फ्रेंड जैसा कि बिहार में आप लोगों को पता है कि लिक्वर बैन है, तो उसके थ्रू हम लोग ड्रोन का यूज़ कर रहे थे लोगों को पकड़ने के लिए कि भाई साहब दारू ना पियो। ठीक है, तो हम लोग मतलब अब बोला गया है कि तो अब उसी के थ्रू एक मतलब अच्छे मैनर में लेके चला जा रहा है इसको कि अब इस मतलब और रोकने का प्रयास किया जाएगा। तो हम लोग ड्रोन का यूज़ इसके लिए करते हैं, पाकिस्तान किस लिए करता है हम लोग ने डिस्कस किया था, हथियार छोड़ने के लिए करता है POK में। ठीक है, ये फ्रेंड एक बच्ची जो थी वो फंस गई थी। ठीक है, एक मेट्रो स्टेशन पे एक ग्रिल में फंस गई थी। तो आपको अभी मैं वो वीडियो दिखाता हूँ कि उसके थ्रू क्या हुआ कि हमारे एक CISF के जो जवान थे उन्होंने उस बच्ची को कैसे बचाया। तो आप लोगों ने देखा फ्रेंड्स किस तरीके से हमारे जवान के द्वारा उस बच्ची को बचाया गया जो कि 8 सालों की थी। तो आप लोग एक तरीके से कह सकते हैं कैसे CISF का जो हमारा जवान थे वो कैसे रिस्पॉन्सिबल थे, और जो बच्ची की जो गार्जियन थे वो कैसे इररिस्पॉन्सिबल थे। जब आप बच्चे को लेके कहीं भी जाते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, ये आपको देखना होता है, ना कि कोई दूसरा देखेगा। तो इस तरीके से बच्ची को बचा लिया गया हालांकि। तो एक बहुत ही अच्छी बात बोली गई थी और इसीलिए हमको हमेशा जो जवान होते हैं उनको सैल्यूट करना चाहिए। ठीक है, ये फ्रेंड हम लोग ने क्वाड को ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, क्वाड क्या होता है। तो बहुत ही डिटेल मैनर में अगर आप रेगुलर अपडेट रहते हो हमारे साथ, सबसे पहली बात तो फ्रेंड आप लोग करंट अफेयर्स को कभी बर्डन की तरह लोगे तो कभी नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, आप एक ओवरव्यू की तरह लो कि हाँ क्या चल रहा है देश दुनिया में, ये जानना आपका एक कर्तव्य बनता है। तो आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते करंट अफेयर्स को केवल एक लाइटली की तरह मतलब लाइटली सुन सकते हो कि हाँ चल क्या रहा है पूरे देश में। तो ये एक जो मिलन एक्सरसाइज होती है फ्रेंड हमारे नेवी के द्वारा मतलब जो चलाई जाती है उसके बारे में बात की गई है। तो इससे पहले हम लोग ये वाला न्यूज़ डिस्कस करते हैं कि आखिर जो गति शक्ति है ये क्या है। तो गति शक्ति पोर्टल जो है इसको मोदी जी बता रहे हैं कि मार्च के एंड तक ये पोर्टल तैयार हो जाएगा, और ये बोल रहे हैं गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी ये दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें इस पोर्टल पे कि कैसे हम लोग को डेवलपमेंट को आगे लेके चलना है। तो ये गति शक्ति होता क्या है, तो गति शक्ति फ्रेंड क्या है, ये एक PM मोदी जी द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है,
ये एक मास्टर प्लान है फ्रेंड, ठीक है, एक मास्टर प्लान है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान, जिसको हम लोग प्रधानमंत्री गति शक्ति भी बोलते हैं, जो कि 13 अक्टूबर 2021 को चालू किया गया था। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग जो 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं अपनी आज़ादी का, उसके थ्रू ये स्टार्ट किया गया था। इसमें हम लोग 16 मिनिस्ट्रीज़ को एक साथ लेके आएंगे और 7 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स पे ध्यान देंगे कि किस तरीके से इनको आगे लेके चलना है, किस तरीके से डेवलप करना है। इसके थ्रू हम लोग बहुत सारी जो कनेक्टिविटी है उसको बनाएंगे, रेल के थ्रू, एयर के थ्रू, वाटरवेज के थ्रू, और ये हम लोग का जो ट्रैवल टाइम है इसको ज़्यादा से ज़्यादा कम करने की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि ये है क्या, तो ये एक होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो कि पूरा मतलब ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके चलता है। हम लोग इसमें 2047 तक जो है एनर्जी इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, ठीक, जो हम लोग ने डिस्कस किया ना आईपीसीसी का रिपोर्ट, तो वहाँ पे कार्बन का एमिशन हो रहा है। इसी के चलते हम लोग ने अभी जो है नेशनल हाइड्रोजन मिशन चलाया है, उसके थ्रू हम लोग हाइड्रोजन का यूज़ करेंगे। तो हमने आपसे ये भी डिस्कस किया था पिछले आर्टिकल्स में, तो वहाँ पर आप लोग ने देखा होगा कि हाइड्रोजन का किस तरीके से हम लोग एनर्जी में यूज़ कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यही था फ्रेंड इसमें। और यहाँ पे फ्रेंड जो है, यहाँ पे बोला गया है कि एफएम रेडियो पे कुछ वल्गर कंटेंट यूज़ ना किया जाए, ठीक। तो अब ये इंडियन नेवी के द्वारा जो मिलन एक्सरसाइज चलाई जाती है, ये क्या होती है? तो सबसे पहले जो 22 का मिलन एक्सरसाइज है, इसका जो थीम है ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। तो इसका थीम है कॉमरेडरी, कोहिशन, कोलैबोरेशन, ठीक। तो ये एक मल्टीलेटरल नेवी एक्सरसाइज है जो कि इंडियन नेवी के द्वारा होस्ट किया जाता है। मल्टीलेटरल नेवी एक्सरसाइज है जो कि इंडियन नेवी के द्वारा होस्ट किया जाता है, और ये एक बाइनियल इवेंट है फ्रेंड, ठीक है, मतलब 2 सालों में एक बार होता है, ठीक। तो इसीलिए इसको बाइनियल बोलते हैं, जो कि 2 सालों में एक बार हो उसे बाइनियल बोलते हैं, ठीक है। तो और ये पहली बार कब हुआ था? 1995 में हुआ था, ठीक। और इसमें इंडियन नेवी को छोड़कर मतलब इंडियन नेवी के साथ साथ इंडोनेशिया की नेवी, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड की नेवी ने पार्टिसिपेट किया था इनॉग्रल एडिशन में, ठीक। और इसको किसने इनॉग्रेट किया था? पहले क्या होता था, अंडमान एंड निकोबार कमांड, ठीक। कितने कमांड्स होते हैं? एक वेस्टर्न होता है, एक ईस्टर्न होता है, ठीक। तो ये ईस्टर्न कमांड में ये वेस्टर्न कमांड में आता था फ्रेंड। 1 सेकेंड, ये अलग कमांड है फ्रेंड, अंडमान एंड निकोबार, जो कि पोर्ट ब्लेयर में है। एक वेस्टर्न कमांड होता है, एक ईस्टर्न कमांड होता है, ठीक है, और एक सदर्न कमांड होता है, ठीक। तो इस तरीके से आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, ये अंडमान एंड निकोबार कमांड के द्वारा होस्ट किया गया था, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, ठीक। और 2020 में नेवी ने डिसाइड किया था कि नेक्स्ट एडिशन हम लोग करेंगे विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में, जो है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में करेंगे ईस्टर्न नेवल कमांड के थ्रू, ठीक। अब ये हो नहीं पाया क्योंकि कोरोना वायरस आ गया 2020 में, तो इसके चलते इसको पोस्टपोन कर दिया गया 2022 में, क्योंकि ये 2 सालों में एक बार होता है, ठीक। तो इसी के चलते जब विशाखापट्टनम में ये मतलब अब किया जाएगा, और इसमें 46 नेशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 46 नेशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये सबसे लार्जेस्ट एडिशन होगा अभी तक का, ठीक है। तो इतना आप लोग मिलन के बारे में ध्यान रखिए। अब मिलन कब कब नहीं हुआ है? एक 2001 में, 2005 में और 2016 में नहीं हो पाया था। 2001 में और 2016 में, ठीक है, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू चल रहा था। अब ये क्या होता है इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और 2005 में जो ओशियन में सुनामी और अर्थक्वेक आ गए थे, उसकी वजह से ये नहीं हो पाया था, ठीक। तो ये इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू क्या होता है? ये क्या होता है? एक इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज ये भी है, जो कि इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए अदर नेवीज़ के साथ, तो इसमें जो इंडियन नेवी होती है वो अपना जो पावर और कैपेबिलिटी होती है उसको शो करती है, और भी कुछ जो हमारे फॉरेन नेवीज़ होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, उनके सामने, ठीक है। तो इसी को हम लोग इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू बोलते हैं। तो इसकी वजह से 2001 में और 2016 में नहीं हो पाया था, ठीक है, मिलन एक्सरसाइज। अब फ्रेंड जो हमारा 18 मार्च से 2020 18 से 28 मार्च 2020 तक होने वाला था, इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। तो अब ये 25 फरवरी से 4 मार्च तक चलेगा, ठीक। जैसा कि आज आपको पता है आज 1 मार्च है, तो ये अभी 4 मार्च तक चलेगा, और इसमें 13 शिप्स जो फ्रेंडली कंट्रीज से आएंगी वो पार्टिसिपेट करेंगी, ठीक है। तो ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है।
अब फ्रेंड ये क्रिकेट के बारे में न्यूज़ है, तो इसमें बताया गया है कि अभी जो हमारे यहाँ हुआ, हम लोग 3-0 से जब जीते, तो इसमें क्या हुआ है कि अभी हमारे विराट कोहली भी नहीं थे, ऋषभ पंत भी नहीं थे, केएल राहुल भी नहीं थे, हार्दिक पांड्या भी नहीं थे, फिर भी हम लोग जीत गए हैं। तो ये बोला जा रहा है कि जो नए नए चेहरे उभर कर आए वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस उन लोगों ने दिया, और इसलिए बताया जा रहा है कि जो नेक्स्ट होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में, उसमें भी हम लोगों के जीतने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये बताया जा रहा है इसके थ्रू। अब सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट क्या होता है फ्रेंड, ठीक हमने आपसे डिस्कस कर रखा है, तो एक ओवरव्यू लेते हैं। ये लगभग जो है 531 किलोमीटर का, लगभग 532 मान लो आप, या मतलब 531 किलोमीटर का एक प्रोजेक्ट है, जो कि क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है कुछ एरियाज़ को। कौन से एरियाज़ को हम लोग ने डिस्कस किया था पहले, ये 2 एरियाज़ को, एक तिरुवनंतपुरम से, ठीक है, तिरुवनंतपुरम से कासरगढ़ को, ठीक। तो हम लोग ने डिस्कस किया था, तो ये केरला में बन रहा है फ्रेंड, ठीक। तो ये वेस्टर्न घाट में बन रहा है, ये वाला केरला में। तो इसी के थ्रू बवाल क्या चल रहा था, प्रोटेस्ट क्या हो रहा था कि जो यहाँ पे 2 कमिटीज़ आई थी, ये 2 कमिटीज़ जो आई थी, जो वेस्टर्न घाट के बारे में बताई थी, तो गैडगिल कमेटी ने पूरे एरिया को इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया बता दिया था, और कस्तूरी रंगन ने 37% एरिया को बता दिया था। तो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया क्या होता है फ्रेंड, कि जैसे कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या कोई प्रोटेक्टेड रीजन है, उसके आसपास का जो 10 किलोमीटर का रीजन होता है, उसको हम लोग सेंसिटिव इकोलॉजिकल जोन बोल देते हैं, ठीक है। तो इसके चलते क्या होता है कि वहाँ से कोई भी, वहाँ पर ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो नहीं हो पाती हैं। तो इसी के थ्रू बताया जा रहा था कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये बहुत सारे नदी और जंगलों से होके जाता है। तो इसके थ्रू जो सेंसिटिव इकोलॉजिकल जोन है हमारे, उनका हम लोग वायलेशन कर रहे हैं। तो इसके चलते प्रोटेस्ट भी हो रहा था, लेकिन डेवलपमेंट करना भी ज़रूरी है, तो इसलिए ये न्यूज़ में है फ्रेंड। और ये बहुत सारे जॉब भी प्रोवाइड कर रहा है, लगभग 11,000 परमानेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। तो एक तरीके से ये उससे भी अच्छा है। तो डेवलपमेंट के साथ साथ हम लोग को इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखना चाहिए हालांकि। तो इसको एक अच्छे मैनर में किस तरीके से लेके चलना है, ये आप लोग डिसाइड करिएगा, ठीक है। ये वाला फ्रेंड साइबर सिक्योरिटी के बारे में है। तो अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसने क्या बताया है कि साइबर सिक्योरिटी के बारे में कुछ रेगुलेशंस लाए जा सकते हैं। जैसा कि हमारे यहाँ एक बिल जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो डाटा प्रोटेक्शन बिल है 2021 का, ठीक है। इसका क्लॉज 25 क्या बात करता है कि 72 घंटे के अंदर अंदर जब आपको पता चलता है कि आपका जो डाटा है वो प्रोटेक्ट नहीं है, तो उसके थ्रू कुछ एक्शन लिया जाए। तो इसके बारे में बात की गई है राइटर के थ्रू कि अभी जो है कुछ रेगुलेशंस लाए जा सकते हैं इसके लिए। तो इसी के बारे में हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी थी, कि जो सारी चीज़ें, जैसे हमारे कुछ सिक्योरिटीज़ होती हैं, मतलब सिक्योरिटीज़ से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हम लोग ज़्यादातर जो सिक्योरिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें होती हैं, उनको हम लोग ज़्यादातर फिजिकल फॉर्म में रखना चाहिए, हम लोगों को कंप्यूटर वगैरह में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर कंप्यूटर हैक हो गया तो हमारी सारी सिक्योरिटी भी खतरे में आ सकती है। तो इस तरीके से हम लोग ने देखा था उस वाले आर्टिकल में, पहले जो साइबर सिक्योरिटी का आर्टिकल आया था, और बहुत ही डिटेल मैनर में देखा था हम लोग ने। और फ्रेंड हम लोग का नुकसान पिछले कुछ दिनों में कितना हुआ है, $6 बिलियन का नुकसान हुआ है, 6 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। 6 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, और हम लोगों की इकोनॉमी कितनी है, 3 ट्रिलियन डॉलर है। हम लोग इसको 5 तक ले जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो 6 तक नुकसान करके चला गया है साइबर सिक्योरिटी, मतलब ये जो हैकर्स होते हैं। कई बार आप लोग भी गलती करते हो फ्रेंड, क्या करते हो आप लोग, कि जब आप लोग कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो अपने फ़ोन में, तो आप लोग ये इंटरफेस आता है, तो आप लोग हमेशा इस पर क्लिक करते हो, अलाउ पे, ठीक है। तो अब इसमें लिखा क्या है, अगर हम लोग डिटेल में पढ़ें तो इसमें लिखा है एलईडी आइकन एडिटर विल बी एबल टू रीड ऑल द नोटिफिकेशंस यू रिसीव। मीन्स जितने भी नोटिफिकेशंस आपके फ़ोन में आएंगे, ये जो एप्लीकेशन है ये उनको रीड कर सकता है, ठीक है। विच में इंक्लूड पर्सनल इन्फॉर्मेशन सच एज कॉन्टैक्ट्स एंड मैसेजेस सेंड टू यू, जिसमें कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी आपकी आएंगी। अगर कोई आपके पास कोई पर्सनल मैसेज भेजता है, या पर्सनल जो कॉन्टैक्ट है आपका, उसको भी ये रीड कर सकता है एप्लीकेशन, ठीक है। इट विल ऑल्सो बी एबल टू डिसमिस दीज नोटिफिकेशंस, और ये खुद से इसको डिसमिस भी कर सकता है, ठीक। आपको पता भी नहीं चलेगा, नोटिफिकेशन आएगा, ये रीड कर लेगा, ये उस डाटा को कैप्चर कर लेगा, और ये डिलीट भी कर देगा, ठीक है। फिर और select actions related to them, allowing notifications action can affect your
फ़ोन्स परफॉर्मेंस। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कितना बड़ा नुकसान आपका होगा अगर ऐसा हो जाता है तो। लेकिन हम लोग इसको यूज़ करने के लिए इसको अलाउ कर देते हैं। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को कुछ प्रोटेक्शन लाना चाहिए कि हमारा डाटा मान लीजिए इन लोगों ने ले भी लिया तो इसका गलत इस्तेमाल ये लोग नहीं करेंगे। तो इसके लिए ठीक है, तो इसी के बारे में यहाँ पे बात की गई थी। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड। तो आज के यही सारे न्यूज़ थे फ्रेंड। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा पूरा द हिंदू। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल सरोकार क्लासेस, ठीक है। और आप सरोकार क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ जाइए ताकि कोई अपडेट होगा। और एक तो आपका जो क्वेश्चन मिलता है इंस्टाग्राम पर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, हम इसलिए मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ। आप इंस्टाग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, ठीक है, सरोकार क्लासेस के। और आगे आपका और भी चीज़ें कवर की जाएंगी। और एक पॉलिटी का जो लेक्चर अभी थोड़ा मतलब लेट हो रहा है, ये भी जल्दी आना चालू हो जाएगा। तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। जय हिंद, जय भारत।